हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग। कहने का मतलब हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि इतनी अच्छी फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी जो मेहनत है उसका सही रिवॉर्ड उनको नहीं मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनाते तो अच्छा है, लेकिन उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है, मार्केटिंग की जो स्किल्स चाहिए होती है, वो उन लोगों में नहीं होती है। तो हम लोग आज की वीडियो में ये समझेंगे कि क्यों इतना मेहनत करने या इतनी मेहनत करने के बाद भी जो रिवॉर्ड हमारे इंडियन फार्मर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और इन द सेम वे जो एज अ कंज्यूमर हम लोग को जो इतने अच्छी प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते सही दामों पे। तो ऐसा क्यों होता है कि ना फार्मर्स रिच हो पा रहे हैं, ना हमको सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स मिल पा रहे हैं? क्या कमी रह जाती है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को मार्केट अच्छे से नहीं कर पाते? हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे किसान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्यों अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनको जो डिज़ायरेबल रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स है इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग इसके रेमेडीज या मेजर्स जानेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा डिफेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस होते हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मार्केटिंग क्यों अच्छी नहीं हो पाती या क्या क्या डिफेक्ट रह जाते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मिडलमैन का। क्या होते हैं मिडलमैन? मिडलमैन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बिचौरे। बिचौरे मतलब बीच के लोग। कहने का मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे फार्मर्स रिच नहीं हो पा रहे और हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ते में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलते नहीं। कहने का मतलब जो मेहनत कर रहा है फसल उगाने की और जो मेहनत कर रहा है बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट्स को खरीदने की, ना उनको फायदा हो रहा है ना फार्मर्स को फायदा हो रहा है। तो सारा फायदा जाता कहाँ पे? जो बिचौरे लोग होते हैं, दैट इज मिडलमैन होते हैं, वो है। तो इंडिया में जो प्रोड्यूसर होते हैं वहां से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने तक बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं जो गुड्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा है, मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो एजेंट्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, वो सारा का सारा पैसा कमा लेते हैं। कहने का मतलब ना तो फार्मर्स रिच हो पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद, ना हमको सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। आपको पता है हर एक चीज़ इतनी महंगी हो रही है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि इतनी चीज़ें महंगी हो रही है तो हम लोग, अच्छी बात है, हम लोग फार्मर्स को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है। फार्मर्स तक वो पहुंचता ही नहीं है इतना जितना अमाउंट पहुंचना चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि फार्मर्स को खुद मार्केटिंग करना नहीं आता तो उनको मार्केटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ती है जिनके थ्रू गुड्स बिकता है। और क्योंकि हमारे फार्मर्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, लिटरेसी लेवल इतना ज़्यादा है नहीं इंडिया में फार्मर्स या रूरल एरियाज में, तो इसकी वजह से उनको समझ नहीं आता है कि कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि मिडलमैन अगर बीच में से हट जाए तो फार्मर्स को बहुत सारा अच्छा शेयर मिल जाएगा और हमको भी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, हमको एज इन कंज्यूमर्स को भी। लेकिन क्योंकि मिडलमैन बहुत ज़्यादा है बीच में, वो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसका? फार्मर्स की सिचुएशन का। क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई उन लोगों ने लोन लिया होता है किससे? जो ज़मींदार होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं उनसे, और वो लोगों को जल्दी होती है कि कैसे प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेच दे, क्योंकि उनके पास भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। तो ये जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाता कौन है? मिडलमैन उठाता है, जो बीच के एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं उसकी वजह से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो इंटरमीडिएट्स की चेन है उसको कम करनी चाहिए या ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके लिए फार्मर्स को खुद को मार्केटिंग करना आना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाउसिंग फैसिलिटी। अब होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। अब शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स लेके आते हैं, लेकिन हमको भी पता है और आपको भी पता है कि प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना अच्छी बात नहीं होती। तो फार्मर्स को ये चाहिए कि वो फटाफट प्रोडक्ट को बेच सकें। अगर नहीं बिकता है तो उनके पास इनफ एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई उनके पास इनफ बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि फार्मर्स को हमेशा डर रहता है कि अगर फसल नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी, अगर खराब हो गई तो बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, उससे अच्छा तो जो मिल रहा है वो ही सही।
तो ये सिचुएशन का फायदा कौन उठाते हैं? जो बीच के पर्सन होते हैं, वो जैसे मिडल मैन हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गई या बीच के सब ब्रोकर्स हो गए। तो उनको पता है कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है नहीं, तो किसान लोग जो हैं वो शहर जाके गुड्स को बेच नहीं पाएंगे, तो उनको बेचना कहाँ पे पड़ेगा? गाँव में बेचना पड़ेगा। गाँव में अगर उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी हो जाए, ट्रांसपोर्ट की बात बाद में करेंगे, अगर उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी या वेयरहाउसिंग फैसिलिटी हो जाए तो वो लोग को कभी भी प्रेशर नहीं आएगा कि आज का आज ही बेचना है या इतने दिनों के अंदर ही बेचना है। उनको पता है कि अगर गुड्स नहीं भी बिका तो हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है, सेफ पड़ा हुआ है, तो आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा, क्योंकि फूड आइटम की कभी कमी हो ही नहीं सकती इंडिया में, लेकिन टाइमिंग की गड़बड़ हो सकती है। तो वो टाइमिंग के लिए उनको थोड़ा सा बफर टाइम चाहिए होता है कि हाँ भाई आज नहीं बिक रहा है गुड्स, तो हमने कहाँ पे रख दिया? वेयरहाउस में संभाल के रख दिया है, तो इससे वजह से बिगड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इंडिया में वेयरहाउसिंग फैसिलिटी इतनी एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है, तो उनको लगता है कि बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो कुछ भी पैसा नहीं आएगा, तो अभी भले कम आ रहा हो तो वो कम ही में बेच देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो लोग अपने गुड्स को मार्केट कर ही नहीं पाते, वो लोग जल्द से जल्द बेचने की कोशिश करते हैं और वहीं पर दिक्कत आती है। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे? उनको एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी दे, ताकि वो क्या कर सके कि हाँ भाई अपने गुड्स को सही तरह से सेव कर सके। अगर आज का आज नहीं भी बिक रहा है या उनको लग रहा है कि मेरे को सही वैल्यू नहीं मिल रही अपने गुड्स की, तो वो वेट कर सके थोड़ा टाइम तक कि हाँ भाई थोड़े टाइम बाद बेच देंगे। उसके लिए वेयरहाउस फैसिलिटी बहुत होनी चाहिए, लेकिन वेयरहाउस फैसिलिटी है नहीं, इसकी वजह से उन लोग को मार्केटिंग करने में या फिर गुड्स को बेचने में तकलीफ पड़ती है या सही वैल्यू उनको मिलती नहीं है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने भी सुना होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने चावल के बारे में सुना होगा, तो चावल अलग अलग टाइप के आते हैं, कोलम चावल, टुकड़ी चावल, बासमती चावल, राज बासमती चावल एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप के आते हैं। और जैसे जैसे ग्रेड अच्छा होता है उसकी वैल्यू या उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन ये ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडियन फार्मर्स को ऐसा नहीं, इतनी वैल्यू नहीं मिल जाती कि हाँ भाई इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है तो ग्रेड अच्छा हो गया तो ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो उनको मार्केटिंग करना नहीं आता है कि इस बार मेरी फसल अच्छी हुई है तो मैं ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता हूँ। तो उनको एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करना ज़रूरी है, लेकिन वो लोग करते नहीं है। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हाँ भाई अगर हम लोग को लग रहा है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है तो हम लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए। लेकिन फार्मर्स को ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की इतनी नॉलेज है नहीं। वापस से बात आ जाती घूम फिर के लिटरेसी के ऊपर। तो वो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अपने चीज़ अपने पास जो है उसकी वैल्यू पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की फैसिलिटी का सबको मिल जाए, उनको भी मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई मेरा जो अनाज है वो किस ग्रेड का है या किस स्टैंडर्ड का है, तो वो अपने चीज़ों की वैल्यू करना ज़्यादा शुरू कर देंगे और उसके हिसाब से मार्केट करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको अच्छे से मार्केटिंग करने नहीं आती है। अगर प्रोडक्ट को बेचना आ जाए तो सच कोई स्किल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट कौन से स्टैंडर्ड का है, कौन से ग्रेड का है, उसके हिसाब से गुड्स को बेचना चाहिए। चौथा, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट वहीं पे बेचने की कोशिश करते हैं। अगर वो लोग ये समझ जाएं कि अगर वो अपना प्रोडक्ट कहाँ पे शहर में आके बेचेंगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो क्या होगा, वो अपना प्रोडक्ट शहर में जाके बेच सकते हैं। लेकिन उन लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, रोड्स इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, तो उसकी वजह से अगर वो वहाँ तक जाएंगे उसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शहर तक जाने का या पहुँचने का, इतना सारा गुड्स ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छा तो हमको गाँव में कम मिलता है, वही ठीक है। तो वो एक और प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी डेवलप नहीं है। इसकी वजह से फार्मर्स को विश्वास नहीं होता है कि वो वहाँ जाके भी गुड्स को बेच पाएंगे या सस्ते में गुड्स को वहाँ ले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वापस से किसकी आ जाती है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। क्लियर है? नेक्स्ट है फार्मर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडियन मार्केट जो है, अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट, तो BSE NSE ये सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलती है। ऑर्गेनाइज का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी। रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड का मतलब जो मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है उसको रेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। तो हर एक चीज़ इंडिया में रेगुलेट होने की कोशिश कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से अभी तक रेगुलेट हो नहीं पाया। तो जहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी होगी वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की कमी होगी।
और जो चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे हॉच पॉच ज़्यादा होती है। हॉच पॉच का मतलब क्या है? कन्फ्यूजन्स या कम्बरसमनेस ज़्यादा होती है। जहाँ पे भी कम्बरसमनेस होगी या कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे भी केओस होगा, वो सेक्टर हम भी डेवलप हो ही नहीं सकता। तो दिक्कत ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रहना चाहते हैं। वो कभी भी न्यू सेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए या रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने में या ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने में कभी भी मानते नहीं। और इनमें किसानों की गलती नहीं है, इनमें कुछ लोगों की गलती है जो चाहते ही नहीं कि फार्मिंग सेक्टर ऑर्गेनाइज हो, अदरवाइज उनकी जेब कैसे भरेगी। वो चाहते हैं कि ठेकेदारी के थ्रू ही ग्रुप हो, ठेकेदारी के थ्रू ही बिजनेस हो। जब ठेकेदारी बीच में आ जाती है तो वो ठेका चलाने वाले लोग जो होते हैं वो फार्मर्स को क्या बोलते हैं कि आपको पैसा ही नहीं मिलेगा अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया तो वो डरा के रखते हैं किसको? फार्मर्स को। तो फार्मर्स हमेशा रेजिस्ट करते हैं कोई भी नए चेंज से। वो लोग सोचते हैं कि चेंज आया तो हमको जो पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और वो डर के मारे वो लोग कभी भी नए फार्म बिल्स या एग्रीकल्चर बिल्स को आने नहीं देते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि फार्मर्स खुद भी ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि जैसे ही फार्मर ऑर्गेनाइज होंगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझेंगे और समझेंगे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके बेनिफिट के लिए ही लाए जाने वाले हैं। तो वो ज़रूरी है कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएँ और पूरे सेक्टर को, फार्मर्स को भी ऑर्गेनाइज बनाएं कि वो रेगुलेट हो जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले, ताकि उनके साथ कोई बॉयकॉट ना हो, उनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू करना सीख जाए। आगे देखेंगे तो लैक ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। इंटेलिजेंस, देखिए ऐसा होता है कि हम लोग अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते, वैसे ही फार्मर्स भी अपनी खुद की वैल्यू समझना जब दिन शुरू कर देंगे कि उनके बिना कोई देश या कोई दुनिया चल ही नहीं सकती। मेरे को एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चर के बिना दुनिया चल सकती है? टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया चल सकती है, एटम बम के बिना दुनिया चल सकती है, सब चीज़ के बिना दुनिया चल सकती है, लेकिन खाने के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ये बात समझना और उनके जहन में उतारना बहुत ज़रूरी है कि उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, हमारे किसानों की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और ये बात किसानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके बिना देश नहीं चल सकता, उनके बिना पूरी संसार नहीं चल सकता। तो वो बात अगर उनको समझ में आ जाती है तो वो लोग अपनी वैल्यू करना ज़्यादा समझना शुरू कर देंगे, और वो समझना शुरू कर देंगे कि कैसे पूरा मार्केट वर्क करता है और उनके बिना कैसे पूरा मार्केट रुक सकता है। तो वो मार्केट इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उनको समझ में आना चाहिए कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम है, कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, कौन से प्रोडक्ट को बेच के वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ इंपोर्ट करना है, उनके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी, मार्केट इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर एक किसान को एथिक्स के साथ साथ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो एथिक्स और नॉलेज के कॉम्बिनेशन में काम कर सकता है। तो मार्केट का नॉलेज या इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से कई बार उनके पास मार्केट नॉलेज नहीं होती तो डिस्ट्रेस सेल हो जाती है, उनको सेल जितनी होनी चाहिए उतनी सेल हो नहीं पाती। कई बार नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं हो पाती, नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हो पाती, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है। इससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फार्मर्स को अफेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी सेल कम हो जाती है, सेल की वजह से मार्केटिंग नहीं कर पाते वो लोग। और लास्ट में है अनरेगुलेटेड मार्केट। मैंने आपको समझाया है कि इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट ही है जो अभी तक पूरी तरह से रेगुलेट नहीं हो पाई है, रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर नहीं लग पाए हैं। जैसे BSE NSE है जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज को एडजस्ट करता है, वैसे इसका भी एक मार्केट होना चाहिए जो है एग्रो मार्केट है, लेकिन पूरी तरह से वो रेगुलेट नहीं हो पाया, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो एक कम से कम एक एश्योरिटी दे दे किसको, अपने किसान भाइयों को, कि तुम चिंता मत करो, अपने प्रोडक्ट्स को बेचो, अगर नहीं भी बिकता है तो लास्ट में हम लोग एक मिनिमम प्राइसिंग में तो हम लोग ले ही लेंगे। तो उसकी वजह से वो लोग भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने की, खुद बेचने की कोशिश करेंगे, बीच में मिडल मैन के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे ओवरऑल बेनिफिट होगा हमारा एज अ कंज्यूमर का भी और हमारे किसानों का भी। क्लियर है? तो जरूरी है कि हम लोग मार्केट को रेगुलेट कर दें, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले। अभी हमारी जो मार्केट है वो अनरेगुलेटेड है, पूरी तरह से रेगुलेट या रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल पाई है। ऑर्गेनाइज के कंपेरिजन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा हावी है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
तो ये सब क्या था, डिफेक्ट्स थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स है इंडिया में, और इनको दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा ग्लिम्स तो दिया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।